दिसंबर 1979 में फिनलैंड की एक लेडी तूला हाइवर्निन ने एक 4 सीटर प्लेन में बैठकर साउथ वेस्ट आइलैंड के ऊपर उड़ान भरी। लेकिन शायद किस्मत उसके साथ नहीं थी। तूला ने कभी नहीं सोचा था कि वो कुछ ही घंटों के अंदर में एक प्लेन क्रैश और एक हेलीकॉप्टर क्रैश दोनों से बचकर मौत के मुंह से वापस आ जाएगी। इस माइंड ब्लोइंग घटना और ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। आप सांसें थाम कर कहेंगे कि ये सब पॉसिबल नहीं है। तो पेश है लाखों में एक बार होने वाले कोइंसिडेंस जिन्हें देखे बिना ही यकीन नहीं होता। बकेट लिस्ट की दिलेरी। आपके बकेट लिस्ट में क्या है? एफिल टावर विजिट करना, डॉल्फिन्स के साथ तैरना, एक परफेक्ट बॉडी हासिल करना। कनेक्टिकट की 17 वर्षीय रेबिका डाउनसन की लिस्ट में सिर्फ 3 चीजें थीं। 1. बारिश में किस करना, 2. फ्लाइट से स्पेन जाना और 3. एक जिंदगी बचाना। ये गोल्स एक स्कूल असाइनमेंट का हिस्सा थे और इसे लिखने के अगले कुछ वर्षों में रेबिका ने पहली 2 चीजें कर लीं। वो अपने परिवार के साथ स्पेन गई और बारिश में अपने बॉयफ्रेंड को किस किया। 2015 में हाई स्कूल को पास करने के बाद रेबिका नोट्रे डेम यूनिवर्सिटी अटेंड करने वाली थी, लेकिन 2 जुलाई को एक ट्रेजेडी हो गई। उस भयानक रात को रेबिका और उसका दोस्त बेन अर्ने आतिशबाजी का प्रोग्राम देखकर लौट रहे थे जब उनको एक कार ने टक्कर मार दी। अफसोस की बात है कि रेबिका उस दुर्घटना में बच नहीं सकी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने अंतिम पलों में अपनी बकेट लिस्ट को कंप्लीट करने में सफल रही। बेन को उस रात की जो आखिरी बात याद है वो ये है कि रेबिका उसे कार के आगे से बाहर धक्का दे रही हैं और भागने के लिए कह रही हैं, और इस दरमियान वो खुद की कुर्बानी देकर बेन को बचा रही हैं। रेबिका के परिवार ने अपनी बेटी की याद में रिमेम्बरिंग रेबिका नाम का एक फेसबुक पेज शुरू किया और तब से इतने सालों में दुनिया भर से लोग उसके नाम पर परोपकार के छोटे छोटे काम कर रहे हैं। यार, आपको नहीं लगता कि हम सभी को रेबिका टाउनसेंड की तरह होना ही चाहिए? भाई, अगर आपको नहीं पता कि आपकी बकेट लिस्ट में क्या है, क्या डालना चाहिए, तो उसमें वाव फैक्ट्स के नंबर 1 फैन होने को शामिल कर लीजिए। ऑफ कोर्स, ये ख्वाहिश पूरे करने में पहला कदम होगा उन लाइक्स और सब्सक्राइब बटन्स को हिट करना, और उस छोटू से बेल आइकन को भी थोड़ा सा प्यार दिखा दो यार, ताकि आप कभी भी कोई शानदार वीडियो मिस ना करें। चलिए वीडियो में वापस चलते हैं। कुत्ते की इच्छा शक्ति। जिसके पास भी कोई पेट जानवर है वो जानता है कि अगर अपना कुत्ता या बिल्ली घर से भाग जाए तो कितनी परेशानी होती है। शहर भर में पोस्टर चिपकाना, घर घर जाकर पूछना और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर एक डेडिकेटेड पेज सेटअप करना, इससे आपका प्यारा पेट तो लौटकर वापस नहीं आने वाला। लेकिन भाई, इससे पहले कि आप पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दें, एक बार अपने पेट की इच्छा शक्ति पर भरोसा करके देखना। अगस्त 2020 में थाईलैंड के बैंगपू में पुटाराक्सा पशु चिकित्सक क्लिनिक ने अपने फेसबुक पेज पर अपने सीसीटीवी कैमरा से मिला एक अविश्वसनीय वीडियो पोस्ट किया। इससे साबित होता है कि अधिकांश पेट्स घर वापस आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले तो वहां के स्टाफ को लगा कि उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा छोटा सा काला पिल्ला कोई गली का कुत्ता है, लेकिन हकीकत एकदम अलग निकली। एक कर्मचारी ने जब पिल्ले के लिए दरवाजा खोला तो एनिमल डॉक्टर ने उसको पहचान लिया। वो उनका पेशेंट रह चुका था। फिर पता चला कि ये पिल्ला जब 1 महीने का था तब से उस क्लिनिक में हर महीने वैक्सीन लगवाने आता था। जब ये कुत्ता घर से भाग गया और भीड़ भरी सड़कों पर खो गया तो वो सूंघता हुआ उस पशु चिकित्सक के पास आ गया जिसकी गंध उसको मालूम थी। यहाँ उसे मदद की उम्मीद थी। किस्मत से डॉक्टर को भी याद आ गया कि उसकी मालकिन कौन है और उसने दोनों को मिलवा दिया। भाई, उस लेडी की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसका प्यारा पेट 15 घंटों से गायब था। मैं नहीं, आप रो रहे हैं क्या दोस्त? हाँ। पीछा करने का रोमांच। अगला वाकया हमारे एक अज्ञात व्यूअर ने भेजा है, लेकिन इस कहानी के उद्देश्य से हम उसे जिम कहेंगे। तो भाई, जिम अभी 60 साल के हैं। उनके अनुसार 1970 के दशक की शुरुआत में मिशिगन के वेस्टलैंड में ये किस्सा हुआ जब वो एक टीनेजर थे। जिम और उसके दोस्त एक प्राइवेट पार्टी पर मालिक की परमिशन लेकर अपनी मोटर बाइक चलाते थे। ये जगह जॉन ग्लेन हाई स्कूल के पास थी और बीच में एक छोटा सा जंगल एरिया पड़ता था। एक दिन मालिक ने उस जमीन को बेचने का फैसला किया और वहां बाइक चलाने की परमिशन बंद कर दी गई। जिम और उसके दोस्तों को ये बात मालूम नहीं थी और वे वहां पर बाइक दौड़ाते रहे, लेकिन एक शनिवार की दोपहर को एक पुलिस कार उनके पीछे लग गई। सारे लड़के घबरा गए और जंगल में भागने का फैसला किया, क्योंकि वे जानते थे कि वहां पुलिस की गाड़ी उन्हें नहीं पकड़ पाएगी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने समझा कि पुलिस जा चुकी है, इसलिए जिम थोड़ी और बाइक चलाने लगे। लेकिन 15 मिनट बाद उसने मोटरसाइकिल पर एक ऑफिसर को आते हुए देखा। जिम तेजी से फिर से जंगल में घुस गया, लेकिन वो जानता था कि पुलिस की बाइक उसकी मिनी बाइक के पीछे कहीं भी पहुंच सकती है
ऑफिसर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। ये देखते हुए जिम स्कूल के सामने से निकलते हुए शहर की सड़कों पर बाइक भगाते हुए घर पहुंच गया, जो कि 1 मील दूर था। हालांकि किस्मत से बच निकलने के बाद उसने चैन की सांस ली, लेकिन वो समझ नहीं सका कि आखिर वो पुलिस वाला उसे पकड़ क्यों नहीं पाया। फिर 20 साल बाद जिम एक दिन अपने भाई से बात कर रहा था, जो कि खुद भी एक शौकीन बाइकर था। उसने कहा कि वो फोर्ड लिवोनिया ट्रांसमिशन प्लांट में एक रिटायर्ड पुलिस वाले के साथ काम करता था, जिसका दावा था कि अपनी पुलिस की नौकरी के दौरान उसका सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ था। पता चला कि वो एक बच्चे का पीछा कर रहा था, जो अपनी मिनी बाइक को स्कूल के फुटपाथ पर भगा रहा था। जब फुटपाथ के एंड में 2 लोहे के पोल आए तो बच्चा निकल गया, लेकिन उसकी बाइक फंस गई। वो ऑफिसर घर घर जाकर जिम के बारे में पूछने लगा और आखिर में हार मान ली। जब जिम के भाई ने उस अपने भाई की पुरानी मिनी बाइक की तस्वीर दिखाई तो उसने फौरन पहचान लिया और कहा कि ये वही है। शुक्र है कि इस पूरी घटना के दौरान किसी को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन भाई इस निराले इत्तेफाक में उस ऑफिसर का ईगो और बाइक जरूर थोड़े से डैमेज हो गए। बड़ी ही दमदार कहानी थी, है ना। यदि आप में से किसी के पास कोई और भी हैरत अंगेज इत्तेफाक है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं तो coincidence@bms.com पर लिखना मत भूलिए दोस्तों। हो सकता है कि अगले एपिसोड में आपका नाम लिया जाए। चलिए फिर चलते हैं अपनी मजेदार कहानियों में। जैसा बाप वैसा बेटा। 1 दिसंबर 1973 को पिट्सबर्ग यूएसए की 16 वर्षीय स्कूल गर्ल कैरल ब्रिक्स ने जॉन केनेथ ब्रिक्स नाम के एक बच्चे को जन्म दिया। ब्रिक्स ने अपनी फैमिली के अलावा उस बच्चे को सभी से सीक्रेट रखने का फैसला किया। उसने बच्चे के बाप को भी ना बताने का फैसला किया। वो एक टीनेजर लड़का था और जब तक उसे इस प्रेगनेंसी का पता चलता तब तक वो स्कॉलरशिप लेकर कॉलेज में एडमिशन ले चुका था। जब बच्चा 6 सप्ताह का हो गया तो कैरल ने उसे किसी को गोद देने का फैसला किया। अब सीधे नवंबर 2017 पर फ्लैश फॉरवर्ड करते हैं। ब्रिक्स का बच्चा अब 44 वर्षीय रिटायर्ड फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डेलन मैकुलो है। उसने फैसला किया कि वो उसे जन्म देने वाले माता पिता की तलाश करेगा। मैकुलो को एडल कोमर ने गोद लिया था। फिर वो साउथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गया, जहां उसने अपनी पत्नी डार्निल के साथ अपना परिवार शुरू किया। ओहियो और पेंसिल्वेनिया में नए कानूनों ने अब गोद लेने के रिकॉर्ड को जानने की परमिशन दे दी थी और मैकुलो को आखिरकार अपने एडॉप्शन पेपर मिल गए। उसके ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट पर उसका पैदाइशी नाम जॉन केनेथ ब्रिक्स लिखा हुआ था और माँ का नाम कैरल डेनिस ब्रिक्स था, लेकिन उसके पिता का नाम कहीं पर नहीं था। उसने फेसबुक पर अपनी माँ को ट्रैक किया और बेसब्री से अपने पिता के बारे में पूछा, लेकिन जब ब्रिक्स ने उसके पिता का नाम शर्मन स्मिथ बताया तो भाई मैकुलो बेहोश होते होते बचा। न केवल वो अपने पिता को पिछले 28 वर्षों से जानता था, बल्कि स्मिथ उसका रनिंग कोच और मेंटर भी रह चुका था। मैकुलो 16 साल की उम्र में उन्हें अपना गुरु मानता था। लोग हमेशा मजाक करते थे कि दोनों की शक्ल कितनी मिलती जुलती है, लेकिन उन दोनों की असलियत नहीं मालूम थी। न केवल वे एक जैसे दिखते थे, बल्कि दोनों ही आदमी शानदार स्पोर्ट्समैन भी थे। यार अब तो बोलना पड़ेगा कि बेटा बाप पर गया है। हम शक्ल का राज। चलिए एक 50 लाख रुपए का सवाल पूछता हूँ, क्या ये दोनों जुड़वा हैं? अलग अलग कपड़ों में एक ही बंदा है या इनमें कोई रिलेशन नहीं है? यदि आपका जवाब सी है तो बधाई हो दोस्त, आप जीत गए। ये दोनों माइनर लीग में बेसबॉल खिलाड़ी हैं जो पहली नजर में एकदम जुड़वा भाई लगते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि डीएनए कॉमन नहीं है। उनकी जिंजर रंग की दाढ़ी और सिर्फ चश्मा ही उनकी समानता नहीं है। दोनों का नाम ब्रैडी फीगल है और दोनों की हाइट 6 फीट 4 इंच है। और डरावनी बात यह है कि दोनों खिलाड़ियों ने अपनी कोहनी में एक टूटे हुए उल्नार कोलेट्रल लिगामेंट के लिए टॉमी जॉन सर्जरी करवाई थी। यह डैमेज बहुत ज्यादा बॉल थ्रो करने और कैच करने से हो जाता है। दोनों का डॉक्टर भी एक ही था भाई। और दोनों में डिफरेंस की बात करें तो एक ब्रैडी राइट हैंडर है और दूसरा लेफ्ट हैंड से फेंकता है। एक ब्रैडी 24 साल का है और ऑकलैंड एथलेटिक्स के सिंगल ए एफिलिएट के लिए खेलता है, जबकि दूसरा 29 का है और टेक्सास रेंजर्स ट्रिपल ए क्लब के लिए पिच करता है। इस जोड़ी को पहली बार एक दूसरे के बारे में तब पता चला जब 2015 में डॉक्टर्स जेम्स एंड्रयूज के ऑफिस ने छोटे ब्रैडी को बड़ा वाला समझ लिया। ये दोनों की कोहनी का ऑपरेशन करने वाले सर्जन थे। इन दोनों हमशक्ल बंदों में इंटरनेट पर भी बहुत कंफ्यूजन बना हुआ था। नवंबर 2017 में ट्विटर पर ओले मिस बेसबॉल के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट ने गलत ब्रैडी को जन्मदिन की बधाई दे दी थी। आखिरकार फरवरी 2019 में दोनों खिलाड़ियों ने पहली बार मिलने का और डीएनए टेस्ट करवाकर इस मामले को निपटाने का फैसला किया। बदकिस्मती से उस टेस्ट ने वही कंफर्म किया जो वो दोनों पहले से जानते थे कि दोनों में कोई भी कॉमन डीएनए नहीं है। लगता है ये बस अच्छी जीन्स का कमाल है यार। बचपन का प्यार।
2017 की गर्मियों में हेइडी पार्कर और एड सविट यूके के डर्बीशायर में शादी के बंधन में बंध गए। ये लव बर्ड्स अब लंदन में रहते हैं और पहली बार 2011 में न्यू कैसल यूनिवर्सिटी में मिले थे, जब एड साइकोलॉजी और बिजनेस की पढ़ाई कर रहे थे और हेइडी इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की। यार उन दोनों को तो यही लगता था। एड ने हेइडी को मैसेज भेजकर पूछा कि हॉस्टल रूम का टंबल ड्रायर कैसे यूज करते हैं, क्योंकि हेइडी पहले वहां रहती थी और बस दोनों में बातचीत शुरू हो गई। यार ये अच्छा तरीका पटाने का। वो डेटिंग करने लगे और 4 साल बाद दोनों अपनी माओ को लेकर एक साथ साउथ लंदन में डिनर के लिए गए। डिनर के दौरान हेइडी की माँ के पार्कर ने एक मजेदार किस्सा सुनाया। हेइडी जब 6 साल की थी तब वेकेशंस में उसका एड नाम की एक लड़के के साथ रोमांस चला था। सब लोग इस इत्तेफाक पर हंसे, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। फिर उसके 2 हफ्ते बाद जब के अटारी में सामान टटोल रही थी तो उसे वो फोटो मिला जिसमें उसकी बच्ची का उसके लड़के के साथ फोटो था, जो कि 1997 में तुर्की में उनकी फैमिली हॉलिडे के दौरान मिला था। के शॉक हो गई, क्योंकि ये तो वही लड़का था जो हेइडी का अभी बॉयफ्रेंड था। फिर एड की फैमिली ने भी अपनी फोटो एल्बम में पुरानी फोटोज टटोली जो उसी वेकेशन की थी, और उन दोनों की और भी तस्वीरें मिली। एड और हेइडी इससे एकदम हैरान हो गए। दोनों ने डिसाइड किया कि वो इतने सालों के बाद बचपन वाली पोज में ऐसा ही एक फोटो लेंगे। यार वो बचपन में जुदा हुए, कॉलेज में फिर मिले और अब शादी भी कर ली, और यहाँ मुझे एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं मिलता। चारा खो नहीं सकता। यह अगला इत्तेफाक कनाडा के क्यूबेक राज्य में टेरेबोन शहर से जेरेमी नामक एक दर्शक द्वारा भेजा गया है। जेरेमी को फिशिंग का बहुत शौक है और वो ज्यादातर ला रिवियर डेस मिले आइल्स नदी के किनारे पर मछली पकड़ता रहता है। हालांकि एक मजेदार शौक है, लेकिन वहां पर फिशिंग में कभी कभी परेशानी आती है। जब पानी का लेवल कम होने पर कांटे में लगा चारा नदी के तल पर फंस जाता है। 20 जून 2019 को जेरेमी ने नदी में मछली पकड़ने के लिए जाने की तैयारी की और अपने पसंदीदा चारे को लगाया, जो कि उसके लिए लकी था और जिससे उसने ढेरों वेले और कार्प मछलियां पकड़ी थीं। लेकिन इस ट्रिप में थोड़ी देर बाद वो चारा नदी के तल में फंस गया और डोर टूट गई। जेरेमी बहुत उदास हुआ, क्योंकि उसे वही ल्योर यानी कि चारा चाहिए था। फिर लगभग 1 साल बाद 16 जून 2020 की सुबह जब उसने अपनी डोर लटकाई तो उसमें कोई बड़ी चीज फंस गई। बड़ा माल हाथ लगने की उम्मीद से उत्साहित जेरेमी ने कांटा खींचा और देखा कि वो सिर्फ एक पेड़ की शाखा थी और कुछ नहीं। लेकिन करीब से देखने पर उसने कुछ और देखा। उसका फेवरेट ल्योर उसमें उलझा हुआ था। जेरेमी को बस अपना प्यारा चारा फिर से मिला ही था कि उसने उसे फिर से खो दिया, जब एक लालची स्टर्जन उसे ले भागी। ऐसा लग रहा था कि अब कहानी खत्म हो गई है। लेकिन लगभग 2 महीने बाद 1 अगस्त 2020 को वो अपने चाचा की मोटरबोट पर एक और ट्रिप पर निकला। उस फिशिंग ट्रिप के दौरान जेरेमी ने एक शानदार मछली पकड़ी, और ये कोई और मछली नहीं बल्कि ठीक वही स्टर्जन थी, और उसके गिल्स में ल्योर अटक रहा था। जेरेमी भाई, मैं तुम्हारी जगह होता तो उस ल्योर को फ्रेम करवा लेता। किस्मत या फ्रॉड? भाई आप चाहे कितनी भी बार लॉटरी खेल लें, लेकिन जीतने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन मार्च 2005 में एक चौंका देने वाले संयोग में पूरे 110 खिलाड़ी हैरतअंगेज रूप से जीतने के एकदम करीब आ गए, जब उनमें से हर एक ने यूएस पावरबॉल लॉटरी में 6 में से 5 सही नंबर स्कोर कर लिए। भले ही उन्होंने ग्रैंड प्राइज नहीं जीता हो, लेकिन इस अविश्वसनीय उपलब्धि ने उन्हें दूसरे स्थान का विनर तो बना ही दिया। जिन 29 राज्यों में ये खेल खेला जाता है, वहां बेची गई टिकटों की संख्या के हिसाब से केवल 4 या 5 लोग ही दूसरे स्थान के विनर होने चाहिए। प्रत्येक विनर को 1 लाख से 5 लाख डॉलर्स देना बनता था। मतलब भैया लॉटरी के मालिक को 110 प्लेयर्स को 19 मिलियन डॉलर देने का बड़ा सा फटका लग गया। लेकिन 100 से ज्यादा लोगों ने 22, 28, 32, 33 और 39 कैसे स्कोर कर लिया? ये कॉम्बिनेशन 30 लाख में सिर्फ एक बार होता है। जाहिर है पावरबॉल लॉटरी ऑफिसर्स को धोखाधड़ी का शक हुआ, लेकिन सच्चाई और भी चौंकाने वाली थी। सभी खिलाड़ियों को उनके नंबर फॉर्च्यून कुकीज के अंदर से मिले थे। सभी 110 खिलाड़ी केवल एक नंबर 42 से पहले स्थान पर रहने से चूक गए थे, क्योंकि हर किसी ने 40 चुना जो कि फॉर्च्यून स्लिप में था। इडाहो, टेक्सास, कंसास, रोड आइलैंड, न्यू मैक्सिको, मिनेसोटा और अन्य जगहों से जीतने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें अपने नंबर एक फॉर्च्यून कुकी से मिले थे। लॉटरी अधिकारियों ने इसकी जांच की और पाया कि वो बैच उसी लॉन्ग आइलैंड सिटी के कारखाने से निकली थी, जिसकी मालिक वॉन्टन फूड कंपनी है। वॉन्टन फूड के डेरेक वोंग ने कहा कि वर्कर्स सारे नंबर्स को एक साथ एक बाउल में डाल देते हैं और रैंडम तरीके से उठाते हैं। ये नंबर कॉम्बिनेशंस हजारों कुकीज में रख दिए जाते हैं। ये पूरा मामला एक अनबिलीवेबल इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन हैरत अंगेज तरीके से सेकंड प्लेस जीतने वाले विनर्स ने कंपनी का पूरा खजाना खाली करवा दिया, जो उन्होंने इमरजेंसी के लिए रखा था। मुझे लगता है शायद इसी को कुकी क्रम्बल होना बोलते हैं। शॉट निशाने पर। आपको लगता होगा कि आपके पास स्किल्स हैं, लेकिन भाई
अभी आपने ओवन जे बैगेट के युद्ध की अविश्वसनीय कहानी नहीं सुनी। वर्ल्ड वॉर II के दौरान बैगेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेना के 7वें बम ग्रुप में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में काम कर रहे थे। ये ग्रुप भारत में 10th एयरफोर्स के साथ काम कर रहा था, जिसका काम था चीन से भारत तक की सप्लाई लाइन की रक्षा करना और साथ ही जापानी सप्लाई लाइन को बर्बाद करना, जो नॉर्थ इंडिया से बर्मा में रंगून तक जा रही थी। सारे पायलट फॉर्मेशन बना के B-24 बॉम्बर प्लेन उड़ाते थे। इनमें से एक मिशन के दौरान बैगेट की यूनिट के B-24 का सामना जापानी लड़ाकू जहाजों से हो गया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। बैगेट के विमान को फ्यूल टैंक पर एक गंभीर हिट लगी और उसके साथियों के चारों ओर ऑक्सीजन की बोतलें चकनाचूर हो गईं। हालांकि चालक दल ने इसे बचाने की कोशिश में सब कुछ किया, लेकिन ये जल्दी ही साफ हो गया कि प्लेन अब खत्म हो चुका है। वो प्लेन एक्सप्लोड हो गया, लेकिन उसके कुछ ही सेकंड पहले बैगेट और उसके साथी पैराशूट खोलकर नीचे कूद चुके थे। लेकिन खतरा अभी बिल्कुल नहीं टला था। जापानी फाइटर्स ने उन लोगों पर गोलाबारी शुरू कर दी और 2 क्रू मेंबर्स को आसमान में ही शूट करने में कामयाब हो गए। बैगेट को भी हाथ में गोली लगी और वो मर जाने का नाटक करने लगा, लेकिन चुपके से अपनी .45 कैलिबर हैंडगन को अपने होल्स्टर से बाहर निकाला और अपने पैर से सटाकर छिपा लिया। जब एक जापानी विमान चेक करने के लिए आया कि क्या वो वाकई मर चुका है या नहीं, तो दुश्मन पायलट ने ठीक से देखने के बाद अपनी कैनोपी खोली। बस उसने यही जानलेवा गलती कर दी। बैगेट ने बिना 1 सेकंड की देरी किए अपनी पिस्तौल उठाई और 4 शॉट दाग दिए। चमत्कारिक रूप से गोली सीधे दुश्मन पायलट के सिर में लगी और उसका प्लेन घूमता हुआ नीचे गिरने लगा और क्रैश हो गया और बैगेट अपनी टीम के बाकी मेंबर्स के बीच में लैंड कर गया। यार ऐसे ही कहते हैं 1 in a million शॉट। डबल मुसीबत। टूला हाइवेरियन और उसकी दोस्त मारिया एलिसा फाल्केनबर्ग जनवरी 1979 से आइसलैंड में फिजिकल थेरेपिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। जब दिसंबर नजदीक आया तो दोनों छुट्टियों के लिए घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वे साउथ वेस्ट आइसलैंड के ऊपर से खूबसूरत नज़ारे देखते हुए उड़ान भरेंगे। उन्होंने अपने दोस्त जेरार्ड डेलावॉल्ट को प्लेन उड़ाने के लिए कहा। जॉन मुर्थाग रसेल, जिनको रस कहा जाता था, उनके साथ उस 4 सीटर प्लेन में सवार हो गए। उन्होंने रिग्जेविक हवाई अड्डे से उड़ान भरी और गुल्फॉस वाटरफॉल, गीसर और थिंगवलाउटन लेक के ऊपर से उड़ान भरी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक विमान मोस फेशली हीथ के ऊपर क्रैश हो गया। चारों लोग गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन वे मलबे से बाहर निकलने में सफल रहे और मदद के लिए बर्फ में इंतजार करते हुए बचे रहे। बचाव कर्मी जल्दी घटनास्थल पर पहुंचे। उसके बाद एक बड़ा US बचाव हेलीकॉप्टर पहुंचा, लेकिन भाई उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। ये डिसाइड हुआ कि पहले रस को अस्पताल ले जाया जाएगा, फिर लौटते हुए 2 डॉक्टर्स को लाया जाएगा। बाकी लोगों के इलाज के लिए जब हेलीकॉप्टर वहां से उड़ा तो उसमें 11 लोग सवार थे, जिसमें टूला, मोरिया और उनके प्लेन का पायलट जेरार्ड भी थे। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के बाद वो हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। ये पहला एक्सीडेंट साइट से सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर हुआ था। शुक्र है कि टूला और मारिया दूसरी बार भी खुद को मलबे से बाहर निकालने में सफल हो गए। उनको पेन किलर्स की सख्त जरूरत थी, जो उनको मिल गई। टूला को उस घटना से सिर्फ इतना याद है कि उसने जिद पकड़ ली थी और इस बार उसे सिर्फ एम्बुलेंस से ही हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। भाई कोई भी होता तो यही बोलता। इस औरत ने अमृत पिया था। कुछ लोग किस्मत के धनी होते हैं और ये बात 99 साल की जॉय एंड्रयू से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। ये गजब की लेडी अब तक मौत को इतनी बार मात दे चुकी है कि यमदूत भी अब टिंडर पर इन्हें राइट स्वाइप कर करके बोर हो चुके हैं। जॉय का जन्म और परवरिश 1920 के दशक में लंदन में हुई थी। फिर वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विमेन ऑक्सिलरी एयर फोर्स में एक सार्जेंट के पद पर भर्ती हो गई। युद्ध के बाद वो राइन की ब्रिटिश सेना में शामिल हो गई। ये जर्मनी में एक कब्जे वाली सेना थी, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। उसे डसेल्डोर्फ में तैनात किया गया था, जहां उसने एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ रहने की व्यवस्था कर ली थी। उनके साथ वो बहुत ही दोस्ताना हो गई, लेकिन उनकी बेटी एक खास जर्मन फांसीवादी ग्रुप के साथ जुड़ी थी, जिसका नाम एन से शुरू होता था। जॉय खुद भी एक जर्मन परिवार से थी। उन्होंने जर्मनी में रहने के दौरान कहीं भी आने जाने के लिए एक ड्राइवर उनको मिला हुआ था। एक दिन ड्राइवर ने जॉय को पिक किया और रास्ते में हत्या करने की कोशिश में जानबूझकर कार को क्रैश कर दिया। ड्राइवर को उसके फौरन बाद गिरफ्तार कर लिया गया और पता चला कि वो भी उसी फांसीवादी ग्रुप से जुड़ा हुआ था। फिर जॉय ने ब्रिटिश एयरवेज कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर लिया और इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाली उनकी पहली एयर होस्टेस में से एक बनी। ज्यादातर उड़ान अफ्रीका में होती थी, लेकिन जॉय फिर बदकिस्मती का शिकार हुई जब पायलट ने एक भयानक गलती कर दी और रास्ता भटकते हुए उनका फ्यूल खत्म हो गया और वो लोग लीबिया में गिर गए। प्लेन टूट जाने की वजह से एक यात्री की मौत हो गई और जॉय सहित प्लेन के बाकी लोगों को बेडुइन्स ने बचा लिया। ये लोग रेगिस्तान के खानाबदोश अरब होते हैं।
1950 के दशक में जॉय ने डेविड एंड्रयू नाम के एक RAF के स्क्वाड्रन लीडर से शादी की और 1963 में इस कपल ने एक बेटी मिशेल को गोद लिया। जॉन ने तब एक हाउसवाइफ के रूप में कई साल बिताए और 1970 के दशक में स्तन कैंसर को भी मात दे दी। डिमेंशिया से पीड़ित होने के बावजूद जॉय यॉर्कशायर में कई दशकों से एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, लेकिन फिर 16 मई 2020 को उनके परिवार को कुछ दिल दहला देने वाली खबर मिली। जॉय कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाई गई थी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था और उनके ऑक्सीजन के लेवल में भयानक उतार चढ़ाव हो रहा था। मिशेल को अपनी मां को अंतिम विदाई देने के लिए कहा गया था। अगले 2 दिनों तक जॉय का जीवन अधर में लटक गया। लेकिन भाई, जब जॉय ने अपनी हैरत अंगेज जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों को पार कर लिया था, तो ये वायरस क्या चीज है। तो एक बार फिर से जॉय एंड्रयू ने मौत को चकमा दे दिया और बिल्कुल सही वक्त पर कोविड-19 से बाहर आ गई ताकि अपना 100वां जन्मदिन मना सकें। क्या लेडी है यार। आपको ये सारी क्रेजी इत्तेफाक देखकर क्या लगता है? क्या आपके पास भी सुनाने के लिए ऐसी कोई माइंड ब्लोइंग कहानियां हैं? भाई, आप मुझे coincidence@bamaze.com पर लिखिए और शायद मैं आपकी कहानी अगले एपिसोड में फीचर कर दूं, हमेशा की तरह, है ना। देखने के लिए शुक्रिया।